लेकिन अब एक आम नागरिक की सोच है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो सत्ता में जो लोग हैं उनकी आस्था संविधान में नहीं है, इसलिए वो जो मन में है जो है वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर सही गलत उस पर मत जाइए, ऑर्डर आते और स्टेट इतना तत्पर थी कि सिर्फ गिरफ्तारी कर लेना है सीधा। इसका मतलब आप तीस्ता जैसे बड़ी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, फॉर्मर डीजी को गिरफ्तार कर रहे हैं, कई आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आम जनता वो तो कभी अदालत और थाने जाएगी नहीं न्याय के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय दबाव में था। मैं तो कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने खुद फैसला किया और ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रोफेसर रतन लाल हमारे बीच में खड़े हुए हैं, उनको भी हैरेसमेंट हुआ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मामला है, चाहे वो किसी भी तरीके के नागरिक होने पर ही ऐसा लग रहा है कि नागरिक होना ही अपराध है इस देश में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ, जहाँ तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर से, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और तीस्ता से तलवार की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं। और तमाम लेफ्ट एक्टिविस्ट हैं और तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और छात्र भी जो हैं वो काफ़ी संख्या में आए हैं। लेकिन उतनी ही संख्या में देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। तो ये देखिए, ये इस तरह से तमाम किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को लेकर जो सरकार है वो बहुत सचेत है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर से, जहाँ सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, तमाम एक्टिविस्ट हैं, वो आए हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पुलिस की भी उसी तरह से डिप्लॉयमेंट की गई है, तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, काफ़ी संख्या में सोशल मीडिया के जो हैं वो पत्रकार आए हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि बड़े संख्या में लोग यहाँ आए हैं, मीडिया से बात करते हैं, सोशल मीडिया से लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे, ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी को लेकर लोग आए हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से, हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट अगर किसी को दे रहा है तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, इतने लोग मरे हैं गुजरात के अंदर, तो अपने आप तो नहीं मरे ना, कोई ना कोई तो वजह होगी। या भाई अपने आप लोगों के घर जल गए, अपने आप प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उनके पेट कट गए, ये घटना इतनी मतलब विभत्स घटना है, क्या ये अपने आप हो गया? देश की जनता ये मांग कर रही है कि भाई असली दोषियों को तो बताओ। आप मोदी जी को कह रहे हो कि मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? ये भी सुप्रीम कोर्ट बताएंगे। लोग कहते हैं कि जो अदालत है वह सबूतों पे चलती है, सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला, वो ये कह रहे हैं। देखिए, सबूत उनके खिलाफ लेने की जो मानसिकता थी, क्या वो है सरकार के पास, सरकार के अंदर? और सुप्रीम कोर्ट भी किस तरीके से काम कर रहा है? आज एक डेमोक्रेटिक, एक ऑटोनॉमस बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको किस तरीके से हाथ का खिलौना बना दिया गया है। ये तमाम पीछे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आ रहे हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत ही खतरे का साइन है कि जिस तरीके से आज फासिस्टिक एक माहौल, प्रशासनिक रूप से जिस तरीके से फासिस्टवादी माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है, उसी का ये नतीजा है कि धीरे धीरे करके एक एक करके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों के, जो इस देश की जनता ने लड़ाई लड़के जो अधिकार हासिल किए थे, उन अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। और ये डराने की जो कवायद जो शुरू कर दी है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके अंदर एक डर पैदा कर दो, उसके अंदर भय पैदा कर दो, ताकि कोई भी विरोध की आवाज जो है वो उठाने के काबिल ना रहे। तो ये सारा जो षड्यंत्र है, आज हम उसी के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या लगता है कोर्ट जो है वो डर के मारे फैसला कर रहे हैं? अब ये कहना चाहते हैं, देखिए, कोर्ट फैसला जिस भी कारण से कर रहा है, लेकिन ये फैसला कोर्ट का ठीक है। हम यहाँ पर यही बताने आए हैं कि कोर्ट को देश के आम जनता के हित में, सवाल तो फिर यही उठेगा ना कि कोर्ट को चाहिए सबूत उनके हक में नहीं था। सबूत इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कोर्ट की है। कोर्ट ने इतना तो कोशिश क्या
पूरी कोशिश कर डाली है। क्या ऐसा हो सकता है 20 साल के अंदर इतना बड़ा घटनाक्रम हो चुका है? 20 साल से क्या प्रयास किए गए हैं इस बारे में कि असली दोषी को, लेकिन 20 साल में उनको कोई दोषी नहीं मिला। अमित शाह कह रहे हैं कि पवित्र है मोदी, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। देखिए, हर दोषी अपने आप को यही कहता है। हम तो यही कह रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, हम बार बार यही कह रहे हैं। तो दोषी कौन है, कम से कम ये तो बताया जाए कौन दोषी है, किसने किया। एक नुपुर शर्मा, ये जो एक आरुषि हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच 2-3 कितने सालों तक चली और असली दोषी का पता लगाया गया। लेकिन 20 साल से क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कदम नहीं उठाए? और क्या कदम उठाए? क्या दोषी पकड़ा ही नहीं जा सका? किस तरीके से एक डेमोक्रेसी। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो एक्टिविस्ट हैं वो हैं, और उन लोगों से बात करने की भी मैं कोशिश करूँगा। तिस्ता को लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोफेसर रतन लाल हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत हैं। प्रशांत, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, ये कोई एक मामला नहीं है, सीरीज ऑफ मामले चल रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल हमारे बीच में खड़े हुए हैं, इनको भी हैरेसमेंट हुआ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मामला है, चाहे वो किसी भी तरीके के नागरिक होने पर ही ऐसा लग रहा है कि नागरिक होना ही अपराध है इस देश में। और तीस्ता का जो मामला है जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देखिए कि जैसे ही जजमेंट आया उसके 24 घंटे के अंदर ATS पहुंच गई उनके यहाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इतना विंडिक्टिवनेस है। और ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें देखना चाहिए कि आपके निर्णय के तुरंत बाद अगर ये हो रहा है तो याचिकाकर्ता कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा न्याय मांगने? ये तो धमकी दी जा रही है ना स्टेट की तरफ से कि अगर आप अदालत जाने की आपने हिम्मत कैसे की? अगर आप अदालत जाने की हिम्मत करेंगे तो पुलिस भेज के आपको गिरफ्तार करवा लेंगे। तो ये प्रोटेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना चाहिए, जो अफसोस की बात है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो देश में पहले भी होता रहा है सर, लोगों की गिरफ्तारी होती रही है। अभी आप लोग को बीजेपी से प्रॉब्लम है, आप लोग राहुल गांधी के खिलाफ जांच होगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तीस्ता जेल जाएंगी, निर्दोष होंगी तो बरी हो जाएंगी। 2-4 रतन लाल जी के खिलाफ केस हुआ, जांच हुआ, कोर्ट से जमानत मिली। ये तो कांग्रेस के समय भी होता रहा है। लालू यादव का बिल फाड़ दिया राहुल गांधी ने। 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्यों नहीं जांच करवा दिया? क्यों नहीं सजा सुना दिया अमित शाह और मोदी को? उनके पास तो ED CBI सब था। ये आप कांग्रेस से पूछिए ना, कांग्रेस से पूछिए। हमारे आप लोग स्पेसिफिक प्रोटेस्ट करने, बीजेपी है तो प्रोटेस्ट करें, कांग्रेस थी तो नहीं करते थे। ये किसने कहा आपसे? ये किसने कहा आपसे कि 2002 के बाद किसने प्रोटेस्ट नहीं किए? सबने किए। ऐसा नहीं है। ये देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, नागरिक होने का सवाल है, भारत के संविधान के सवाल में बीजेपी कांग्रेस कहाँ से आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट तो संविधान से ही चल रही है ना सर। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक आदेश दिया, केस दर्ज हुआ है, वो न्यायालय फेस करेंगे न्यायालय को। नहीं, उसका जो टाइमिंग है, उसका जो तरीका है, वो तो धमकाने वाला है ना। आप देखिए कि एक आम नागरिक, तीस्ता सीतलवाद तो एक बहुत बड़ी कानूनी फैमिली से आती है। उनके ग्रैंडफादर भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, उनके पिताजी बड़े वकील थे, एक नामी पब्लिक फिगर हैं। उनके लिए धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, देश भर में अखबार लोग लिख रहे हैं, मीडिया लिख रहा है, तमाम बुद्धिजीवी खड़ा है। लेकिन अब एक आम नागरिक की सोच है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो अदालत कैसे जाएगा? तो आप लोग को लग रहा है सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोटेक्शन अपने नागरिकों को देना चाहिए कि उसके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हों। कैसे देख रहे हैं सर आप इस पूरे कार्रवाई को? जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा होगा। एक ही रास्ता है देश में जन आंदोलन। कैसे देखना क्या है, जिस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम होती है, इंस्टीट्यूशन उसी तरीके से काम करता है। और प्रशांत जी ने अभी बताया ही आपको विस्तार से। और मेरा कहना ये है कि जो सत्ता में जो लोग हैं उनकी आस्था संविधान में नहीं है, इसलिए वो जो मन में है जो है वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑर्डर सही गलत उस पर मत जाइए। ऑर्डर आते और स्टेट इतना तत्पर थी कि सिर्फ गिरफ्तारी कर लेना है सीधा। इसका मतलब आप तीस्ता जैसे बड़ी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, फॉर्मर DG को गिरफ्तार कर रहे हैं, कई IPS ऑफिसर हैं।
तो आम जनता वो तो कभी अदालत और थाने जाएगी नहीं न्याय के लिए। ये आखिर वो पुलिस क्या संदेश देना चाहती है? ये रेन ऑफ टेरर नहीं है क्या? आतंक का राज नहीं है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन पे इमीडिएटली आप तीस्ता से तलवार को और गिरफ्तार करते हैं। तो सब अंबेडकर के हवाले से कोर्ट कहता हूँ, वो अस्पृश्यों के आंदोलन के बारे में एक बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ज़्यादातर पुलिस मजिस्ट्रेट न्यायाधिकारी भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट हो तो भी कोई बात नहीं, कोई भी पक्ष उसको खरीद सकता है, लेकिन भ्रष्ट होने की अपेक्षा वो ज़्यादा जो है जातिवादी होते हैं। अब तो फेयर हो रहा है। अब तो ईडी राहुल गांधी फैमिली से भी पूछताछ हो रहा है। तो ईडी तो पहली बार फेयर हुआ है सर। लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन लोग जेल जाते रहे हैं। यही राहुल गांधी एंग्री यंग मैन बन रहे थे। अब तो राहुल गांधी से भी पूछताछ हो रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि सिस्टम फेयर हो रहा है। अब जाति के देखे बगैर जाँच कर रहा है। अच्छी बात है, जाति देखे बगैर जांच कर रहा है, लेकिन उसमें भी तो विचारधारा की बात होती है ना। कौन मनुस्मृति मानता है? ब्राह्मण ही है तो कोई मनुस्मृति मानता होगा, कोई संविधान मानता होगा। तो मनुस्मृति को मानने वाला ब्राह्मण जो है, संविधान मानने वाला ब्राह्मण को जो है थोड़ा ही पसंद करेगा, उसको भी जेल भेजेगा। तो ये आप कैसे कर रहे हैं? इसके पहले भी बहुत सारे लोग, चाहे अभी भी जो लोग एक्टिविस्ट जेल में हैं, वो सवर्ण जाति के नहीं है क्या? ये सवाल उठता है ना। ये तो लड़ाई विचारधारा की है ना, कि आप जो है संविधान के हिसाब से चलेंगे तो सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है ना। अभी संजय राउत पे भी सुना है कि ईडी का नोटिस चला गया, छापा पड़ गया। तो शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। कि खाली जो सरकार और मंत्रियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जो सवाल उठाए उसको गिरफ्तार कर लो। आखिर ये बताओ, जो दिल्ली पुलिस मुझे 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करती है, वो दिल्ली पुलिस मेरे बोलने से तो कोई कुछ हिंसा नहीं हुआ, दंगा नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ उस तरह का। वही दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा, जिसके एक स्टेटमेंट से पूरे कई जगह दंगे हुए, हंगामा हुआ, वही दिल्ली पुलिस जो है वो उसको सुरक्षा दे रही है। क्या लगा प्रशांत जी? अब मतलब ये डर, ये आशंका पॉलिटिकल पार्टी तो ये जो पूरा सिस्सा से तलवार का मामला हो, सुधा भारद्वाज हो, पॉलिटिकल विपक्ष तो नहीं उतर रहा है सड़कों पर। जैसे राहुल गांधी को लिए सड़क पर उतरे कांग्रेसी, लेकिन तीस्ता के लिए वो नहीं उतर रहे हैं। तो मतलब ये अब समाज अलग लड़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे पर है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां अपने ढंग से लड़ती हैं, और जो सोशल रेजिस्टेंस है उसका एक लंबा इतिहास रहा है, और वो बहुत एपॉलिटिकल है। मतलब एपॉलिटिकल का मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं बटा हुआ है। यहाँ जो लोग आपको दिख रहे हैं, इसमें तमाम सारे वो लोग भी हैं जो 2014 से पहले भी जंतर मंतर आते थे। तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक क्या था कि एक सिस्टम के अंदर एक दीवार थी कि यहाँ तक आप नहीं आओगे। इन्होंने वो दीवारें फांद दी हैं। तो वो दीवारें फांद दी, तो आप देखिए कि शिवसेना जो इनकी पार्टनर थी उसके साथ ये क्या कर रहे हैं। मीडिया की भूमिका कैसे देख रहे हैं प्रशांत? मीडिया सरकार के साथ है, ईमानदारी के साथ है, या कैसे? जो सत्ता पक्ष के साथ है वो मीडिया ही नहीं है, वो तो प्रचार है। मीडिया, आप भी मीडिया कर्मी हैं। मीडिया का या प्रेस का जो काम है, दायित्व है, वो सत्ता से सवाल पूछने का है। अगर आप सत्ता से सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो आप विज्ञापनदाता हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। लगता है मीडिया पर कंट्रोल ने सरकार को एकदम वो कर दिया है, मतलब खुला कर दिया। वो कुछ भी करे, और चूँकि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। देखिए, मीडिया का इकोनॉमिक्स आप समझिए। मीडिया इकोनॉमिक्स विज्ञापन पे चलता है। किसी भी दिन का अखबार उठा के देख लीजिए, किसी टीवी चैनल पर चलने वाले विज्ञापन देख लीजिए। सारे विज्ञापन जो हैं वो सरकार की तरफ से आ रहे हैं और सरकार की वो भाषा बोल रहे हैं। उन कॉर्पोरेट हाउसेस के विज्ञापन आ रहे हैं जो सरकार के समर्थक हैं। वही सेंसर बोर्ड है मीडिया का। ये नया तरीका है और इसको कुछ मुख्यमंत्री भी अपना रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब सरकार के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में क्यों छपते हैं, तेलंगाना सरकार के विज्ञापन फुल पेज के दिल्ली के अखबारों में क्यों छपते हैं।
ये पब्लिक का पैसा मीडिया के ज़रिए बहाकर मीडिया मालिकों को जेब में रखने का एक तरीका मिल गया है। और इस तरीके कैसे देख रहे हैं? आपको कुछ लग रहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक लिहाज से बहुत बुरे दौर में जा रहे हैं, अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है? प्रशांत, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये जिस देश को आप भारत का संविधान है वो भी ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 400 लोगों ने मिल के बना दिया। इसमें देश की जनता का मैंडेट था। विपक्ष क्यों नहीं उतर रहा है इस तरह के प्रदर्शनों में? नागरिकों की गिरफ्तारी में तो विपक्ष लगता है कि सोया हुआ है या वो खुद डरा हुआ है। देखिए, संसदीय विपक्ष की अपनी एक सीमाएं हैं। संसदीय विपक्ष भारत नहीं है। भारत तो आपके सामने खड़ा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, चाहे वो भले ही वो हिंसक हो गया और वो हिंसक नहीं होना चाहिए था, लेकिन छात्रों का एक प्रदर्शन, एक रिएक्शन सामने आया। अभी कुछ दिन पहले जब अग्निवीर की घोषणा हुई तो तमाम स्तर पे लोगों के अंदर नाराज़गी है। वो नाराज़गी को डायरेक्शन देना विपक्ष का काम ज़रूर है, वो नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। चलिए, प्रशांत हैं, सीनियर पत्रकार हैं, और भी लोगों से बात करूंगा और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से काफ़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं, लोग हैं जो सड़कों पर आए हैं। तो अभी भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, महिलाएं हैं। तीस्ता को लेकर एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है जंतर मंतर पर। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, बात भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि किस तरह से जो आम लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन में शामिल हैं। पुलिस गिरफ्तार करती। ये देखिए, ये क्या है? ये सरकार सीधा सीधा रेन ऑफ टेरर, सीधा सीधा संदेश देना चाहती है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। क्या नाम है मैम आपका? माय नेम इज़ लक्ष्मी। कहाँ से आई हैं? यही लॉ फैकल्टी में करती हूँ। तो क्यों लगता है कि तीस्ता किसी सॉरी, गलत है, क्योंकि उन्होंने सच का सामना किया है और उन्होंने सकिया जाफरी के लिए लड़ा है, और ये फाशीवादी सरकार को ये हजम नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस है उनको गिरफ्तार तो करेंगे ही। तो तीस्ता किसी तलवारी उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर इनसे कोई और उम्मीद भी नहीं है। ये सरकार, डर लग रहा है आप लोग को? अब डर लगता है सरकार से सवाल माहौल है ही, डर का तो माहौल है, तो माहौल है, पर डर की वजह से चुप तो नहीं बैठ सकते। चुप नहीं बैठ सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, ये इस तरह की लोग बातें कह रहे हैं कि डर का माहौल है, लेकिन डर के माहौल में चुप तो नहीं बैठ सकते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ तीस्ता से तलवार को लेकर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अभी बहुत संख्या में लोग जो हैं वो घरों से निकल रहे हैं। मीडिया भले आपको इन सब चीज़ों को ना दिखाए, लेकिन ये तस्वीरें देख लीजिए, काफ़ी संख्या में लोग हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। इतनी संख्या में भी आज भी लोग घरों से निकले ऐसे दौर में जब चारों तरफ चुप्पी है। और ये देखिए, तस्वीर दिखा रहा हूँ। जेल में गुजारते हैं, उसके बाद निर्दोष भी साबित होते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि 15 साल उसका लड़ना एक साजिश है? क्या अदालत ये कह रही है कि कोई भी चीज़ जो 15 साल तक चलाई जाए वो किसी दूसरे मकसद से चलाई जा रही है, उसका मकसद कुछ और है? तो क्या अदालत खुद ही भूल गई है कि इसी अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में क्या कहा था? 2004 में तो सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को आधुनिक नीरो की उपाधि दी थी। कहा था कि गुजरात सरकार को हिंसा में लिप्त लोगों को सज़ा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। जिन लोगों के लिए वो लड़ रहे हैं उनमें से ही कुछ लोगों ने आरोप लगाया 2013 में याचिका डाली थी। यह तो बहुत ही आसान है, जिस प्रकार का दबाव है, क्योंकि उसमें सरकार कटघरे में है। सरकार अपने सारे साधन लगाएगी, गवाहों को तोड़ने में, गवाहों को टिकाना, गवाहों के टिके रहना, आखिरी सीमा तक जाना। ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है जिसको सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ता जानते हैं कि किस प्रकार धमकियां दी जाती हैं, किस प्रकार घूस देने की कोशिश की जाती है, किस प्रकार उनके समुदाय के नेताओं का इस्तेमाल किया जाता है।
इन सब चीज़ों से मानवाधिकार कार्यकर्ता रोज़ाना गुजरते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि सब किसी दहेज के मामले में, किसी हत्या के मामले में जब कोई मुकदमा करता है और उसकी तरफ से मानवाधिकार कार्यकर्ता खड़े होते हैं, तो हमने ऐसे मामले देखे हैं जिसमें खुद उसने जो शिकार थी उस पर मुकदमा कर दिया जो उसके लिए पहले लड़ रहा था, क्योंकि उसको तोड़ लिया गया। तो आपको उन दबावों को समझना पड़ेगा जो दबाव राज्य सरकार के खिलाफ लड़ने के चलते पैदा होते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट भी आपको लगता है कि दबाव में है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय दबाव में था, मैं तो कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने खुद फैसला किया और यह ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉलिटिकल चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टियों की जो चुप्पी है इस तरह के एक्टिविस्टों के गिरफ्तारी पर, इससे पहले भी पार्टियां कहते हैं वे खामोश हैं। कांग्रेस ने इसको तकनीकी मामला बनाकर खुद दूरी बना ली है, लेकिन बाकी दल जो वामपंथी दल हैं और बाकी दल बोल रहे हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। लेकिन हम ये उम्मीद करते थे कि वे सारे दल जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, वे सारे दल इस पर खुलकर बोल सकते हैं। अगर वे इंसाफ के लिए नहीं बोल सकते हैं तो फिर जनतंत्र के चलने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की भूमिका कैसे देख रहे हैं? पूर्व आप तो एक प्रोफेसर भी हैं। राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो वो सड़कों पर आते हैं, लेकिन कोई आम नागरिक एक्टिविस्ट, दुनिया भारत का रेनाउंड पर्सन कोई गिरफ्तार हो जाए तो उनकी लगातार चुप्पी बनी रहती है। ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, ये बाकी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बाकी दलों के साथ भी है, क्योंकि वे सब ऐसा सोचते हैं कि उनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना है और चुनाव में ज़्यादा वोट लाना है और ज़्यादा वोट हिंदुओं के पास हैं। और अगर एक ऐसे मामले में वे सड़क पर उतरेंगे जिनसे हिंदू बिजक सकते हैं तो उनको सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। तो ये सिर्फ मामला कांग्रेस का नहीं है, ये मामला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, सबका ही मामला है। अब एक और सवाल, तमाम इंस्टीट्यूशन इससे पहले आप देखें 2014 से पहले तो कहीं ना कहीं से गैर बराबरी, असमानता और तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ आती थी, चाहे वो CAG हो, चाहे वो CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सो मोटो नोटिस होते थे, सो कॉज होते थे। अब तमाम इंस्टीट्यूशन से कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, इसको आप कैसे देख रहे हैं? यह जमहूरियत के ख़त्म होने की निशानी है, क्योंकि जमहूरियत चलती है संस्थानों से, और जब सारे संस्थानों ने अपने आप को राज्य का अंग बना दिया है और वो भी विचारधारात्मक, और अब ये चीज़ सेना तक जा रही है, तब हम समझ सकते हैं कि यह राज्य, जिसे आप पारिभाषिक ढंग से कहते हैं, एक टोटलिटेरियन स्टेट हो गया है। और टोटलिटेरियन स्टेट, या उसको आप दूसरे ढंग से फासिस्ट स्टेट भी कह सकते हैं। तो हम वाकई उस क्षण में खड़े हैं जिसको आप फासिज्म का क्षण कह सकते हैं। ये कोई अतिरेक नहीं है। तो बेनिफिशरी कौन है इस फासिज्म का? जाहिर है, आप देख रहे हैं कौन बेनिफिशरी है। इस फासिज्म का बेनिफिशरी सिर्फ एक है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसकी सरकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसके निशाने पर सबसे पहले मुसलमान आएंगे, ईसाई आएंगे, फिर दलित आएंगे, आदिवासी आएंगे, हिंदू भी आएंगे। लेकिन अभी हिंदुओं को लग रहा है कि उनका और भारतीय जनता पार्टी का हित एक ही है। तो ये अपूर्वा थे जिन्होंने बड़ी बात कही है कि किस तरह से एक ऐसे दौर में हम लोग आ गए हैं जहां ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको किस तरह से, और तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो हैं, और सवाल है कि विपक्षी पार्टियों की चुप्पी को वो कैसे देख रहे हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप पॉलिटिकल पार्टी की इस तरह की गिरफ्तारियों पर चुप्पी को? देखिए, ये बहुत साफ है कि एक के बाद एक इस फैशिस्ट सरकार ने 2014 के बाद सारे के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया, और ये फैसला उसका एक प्रमाण है। इसका एक प्रमाण है कि देश के नौजवानों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारे सारे मुद्दों को हम दबा करके, जो जेन्युइन मुद्दे हैं जिनकी वजह से तुम्हारे अंदर आक्रोश है, उनको दबा करके हम ऐसे मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे जो मुद्दे तुम्हारी परेशानी का बायस उस तरह से नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को हम ध्वस्त कर देंगे इस देश में। लेकिन एक बड़ा तबका है सर, खासकर मीडिया और अखबार, जो सरकार के साथ है,
तो आप लोगों को क्या लगता है कि टीवी अखबार जो मीडिया है खासकर इस देश में, और तमाम जो इस देश में जो सबसे इकोनॉमिकली और सोशली जो अपलिफ्टेड सोसाइटी है, जो तमाम इंस्टीट्यूशन में CBI ED इनकम टैक्स, मतलब सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी वैचारिक सहमति है धार्मिक वजह से और जातीय वजह से, उसे कैसे देख रहे हैं? इसके कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है कि एक बड़ा तबका जो और फैलाव हुआ है, जिसका 2014 के बाद वो इस फैशिस्ट सरकार के साथ है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है हमको कि हिटलर के साथ भी एक बहुत बड़ा तबका था। हमें पाकिस्तान में भी पता है कि वहाँ जनरल ज़िया की सरकार के साथ एक बड़ा तबका था। इस वक्त मैं ये मानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में आज भी वो लोग जो इनके साथ हैं कम हैं। EVM से इलेक्शन जीतना, झूठे वादे करके इलेक्शन जीतना, ये अलग बात है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस देश की आज भी दलित, माइनॉरिटीज़ और एक बड़ा सेक्शन हर तबके का इनके खिलाफ है। परेशानी क्या है? जो आपने बात कही कि मीडिया इनके साथ है और मीडिया का एक बड़ा तबका इनके साथ है, तो वहाँ वो सवर्ण वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती है। वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे भोंपू लगा हुआ हो बहुत बड़ा, आदमी एक बोल रहा होगा और उसकी 100 आवाज़ें इस मीडिया के द्वारा देश भर में भेजी जा रही हैं। मैं आज भी यकीन रखता हूँ कि इस देश की सेक्युलर जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो लगातार जवाब दे रही हैं, और इसीलिए आपके जैसा मीडिया जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों तक पहुंच रहा है, जो बेहद बुरी कंडीशंस में बिना किसी सपोर्ट के लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की और आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ इस देश की उम्मीद है। मैं समझता हूँ ये रोल आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारे इसी मीडिया ने, जो आपकी तरह का है, जो छोटा मीडिया था, उसने वो रोल प्ले किया है जिसने इस देश को आज़ाद कराया। इस दौर में जब लगातार सरकार से सवाल पूछने पर, सरकार के से बात करने पर गिरफ्तारी हो रही है, जंतर मंतर पर तीस्ता के समर्थन में जिस तरह से लोग जुटे हैं, उससे लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ एक गहरी है। भले सवर्ण समाज की चुप्पी हो, मीडिया की चुप्पी हो, लेकिन एक बड़ा तबका है जो अभी भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था जंतर मंतर से, जहाँ तीस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी के खिलाफ में प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आप लोग जो ये बातें कही जा रही है कि पूरी तरह से देश में आपातकाल है, फासिज्म आ गया है, अब आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सरकार के कब्ज़े में हैं, और जो विपक्ष है उसकी चुप्पी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।